Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भूमि कानून। आज के व्याख्यान 4 में मैं आपको भारत में किराएदारी कानून के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मैंने अपने व्याख्यान 3 में भूमि अधिकारों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के बारे में आपको बताया था। व्यक्तिगत कानून आमतौर पर उन कानूनों के समूह को संदर्भित करते हैं जो विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। ये कानून अक्सर सांस्कृतिक, सामाजिक या प्रथागत प्रथाओं के आधार पर भिन्न होते हैं। उसमें मैंने आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बारे में भी बताया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिला, उसके बारे में भी हमने जाना। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार के कानून को भी हमने समझा, जिसमें उनके कैसे नियमों द्वारा शासित होते हैं, कैसे वहाँ पे संपत्ति जो है वो विभाजित होती है बेटों में, बेटियों में, और उसको कैसे कुरान और हदीस के नियमों द्वारा शासित किया जाता है। ऐसे ही हमने क्रिश्चियन, यहूदी और पारसी उत्तराधिकार के विरासत के बारे में भी जाना, जिन्हें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसमें मैंने आपको न्यायपालिका की भूमिका के बारे में भी बताया, जो इस तरह के पारिवारिक संबंधों को वहाँ पे उनका निपटान करती है, उनकी सुनवाई करती है और वहाँ पे आदेश वहाँ पे पास करती है। उसमें इस तरह के भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों से जो संघर्ष और चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ा और उनसे कैसे यहाँ पे उभरा जा सकता है, वो भी मैंने आपको व्याख्यान 3 में बताया। आज मैं व्याख्यान 4 में आपको भारत में किराएदारी कानून के बारे में यहाँ बताऊंगी। भारत में किराएदारी कानून की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भारत में किराए के नियंत्रण और मकान मालिकों के अधिकारों के संरक्षण और किराएदारों के अधिकारों के लिए शासी कानून किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। किराया नियंत्रण कानून परिसर के किराए के लिए नियम निर्धारित करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किराएदारों और संपत्ति मालिकों दोनों का एक दूसरे द्वारा शोषण नहीं किया गया हो। चूँकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए प्रत्येक राज्य का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम है। कई राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने अधिनियमों में संशोधन भी किए हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध मुख्य रूप से एक राज्य विषय था, जो हमने अपने संवैधानिक भारतीय संविधान में भी हमने, जिसमें मैंने आपको भूमि अधिकार के संवैधानिक ढांचे के बारे में भी बताया कि कैसे हमारे जो 7वीं सूची है वहाँ पे राज्य की 18वीं सूची में वहाँ पे भूमि और भूमि के अधिकार से संबंधित वहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो ये हमेशा से एक राज्य विषय रहा है। प्रत्येक राज्य को अपना कानून, भूमि के अधिकारों से रिलेटेड अपना कानून बनाने की यहाँ पे शक्ति दी गई है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हालांकि देश में किराए के आवास को बढ़ावा देने के लिए अपने किराएदारी कानूनों को ओवरहॉल करने के लिए राज्यों की सहायता के प्रयास में मॉडल कानून भी यहाँ पे तैयार किया है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे हाल में मॉडल किराएदारी कानून है, जो कि अभी यहाँ पे सरकार द्वारा ये निर्धारित हुआ है, मॉडल किराएदारी एक्ट 2021। अब मैं आपको मॉडल किराएदारी अधिनियम 2021 के बारे में ही बताना चाहूँगी कि कैसे यहाँ पे इसको मंजूरी मिली और क्या क्या इसके यहाँ पे उद्देश्य हैं। इस मॉडल कानून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और 7 जून 2021 को सभी राज्यों को नए कानून बनाने या मौजूदा किराया कानूनों में उचित संशोधन करके इसे अपनाने के लिए प्रसारित किया गया था। केवल 4 राज्यों
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम ने 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल किराएदारी कानून की तर्ज पर अपने किराएदारी कानूनों को संशोधित यहाँ पे किया है। सरकार के अनुसार मॉडल कानून मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को संतुलित करने और अचल संपत्ति के प्रभावी किराए के लिए एक पारदर्शी, जिम्मेदार ढांचा प्रदान करने का यहाँ पे प्रयास किया है। राष्ट्रीय शहरी किराया निवास नीति 2015 के उसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय शहरों में मौजूदा किफ़ायती आवास की कमी को किराए के आवास को बढ़ावा देकर दूर किया जा सकता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 इसलिए यहाँ पे परिसर के किराए को जो यहाँ पे देखरेख के पर्पज़ से यहाँ पे पेश किया गया है किराया प्राधिकरण की स्थापना के लिए। और इसका प्राथमिक उद्देश्य, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कि विवादों और संबंधित मामलों के लिए एक त्वरित समाधान तंत्र प्रदान करते हुए मकान मालिकों और किराएदारों दोनों की हित की रक्षा करना है। तो यहाँ पे इसका जो अहम उद्देश्य जो यहाँ पे है वह एक पारदर्शी, जिम्मेदार ढांचा, मकान मालिकों के अधिकार, किराएदारों के अधिकार, सबको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। सब में यहाँ पे संतुलन बनाते हुए इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान दिया गया है। दिल्ली में किराएदारी कानून। अब मैं आपको यहाँ पे दिल्ली में किराएदारी कानून के बारे में बताऊँगी कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 क्या है। दिल्ली किराया अधिनियम का गठन किराए और असामयिक बेदखली पर नियंत्रण रखने और शहर के सबसे कमज़ोर वर्ग को आवास प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 एक वह कानून है जो भारत के दिल्ली के कुछ हिस्सों में किराए और बेदखली को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे किराएदारों को अनुचित किराया वृद्धि और बेदखली से बचाना है। इसके मैं कुछ मुख्य उद्देश्यों के बारे में भी आपको यहाँ बताना चाहूँगी। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के कुछ मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये हैं। किराया नियंत्रण, जिनमें से प्रमुख है मकान मालिक किसी संपत्ति के लिए मानक किराए से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं। जो अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है वहाँ पे उतना ही उनसे किराया वसूली की जा सकती है। तो मकान मालिक कोई भी ऐसा ये नहीं कि उनसे फालतू का या कुछ भी इस तरह का शुल्क बढ़ाते रहें। जितना अधिनियम में निर्धारित हुआ है उतना ही वो यहाँ पे किराएदारों से ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे उद्देश्य है बेदखली संरक्षण। जो किराएदार समय पर किराया देते हैं और अपने लीज समझौते की शर्तों का पालन करते हैं, उन्हें आम तौर पर बेदखल नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर मकान मालिक को निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति की ज़रूरत है। तो इस तरह जो पहले मकान मालिक किराएदारों को बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए उन्हें वहाँ से निकाल देते थे और जो शर्तें दी जाती थी उसमें वो कुछ फेरबदल करते थे, तो वो यहाँ पे अब नहीं देखने को मिलता है। किराए में वृद्धि अगला हमारा यहाँ पे उद्देश्य है किराया नियंत्रण अधिनियम का, जिसके द्वारा यहाँ पे मकान मालिक कुछ परिस्थितियों में किराया बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिनियम में उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि जो अधिनियम में यहाँ पे जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, उन्हीं के उसमें रहते हुए, दायरे में रहते हुए मकान मालिक जो हैं किराया यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के बारे में आपको बताऊंगी। 2020 मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 के साथ यहाँ पे जो दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 2020 बनाने के लिए संशोधित किया गया था। यह दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में नवीनतम संशोधन है। किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों पर फिर से विचार किया गया और उन्हें फिर से विस्तृत यहाँ पे किया गया। दिल्ली किराया अधिनियम 2020 की धारा 22 के अनुसार यहाँ पे इन परिस्थितियों में एक किराएदार कानून द्वारा किराएदार ही रहेगा और संपत्ति के लिए किराए के योगदान के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे दिल्ली किराया अधिनियम 2020 की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धारा 22 में यह दिया गया है कि जो किराएदार है वो हमेशा किराएदार ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे अगर उसको कब्जा मिल गया है या वो वहाँ पे कर रहा है तो वो वहाँ पे मकान मालिक बन जाएगा, नहीं। और संपत्ति के किराए के योगदान के लिए भी वो वहाँ पे उत्तरदायी होगा। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 2020 में किराए की संपत्तियों के खिलाफ मकान मालिक द्वारा मांगे जाने वाले सुरक्षा शुल्क की उच्च सीमा पर भी सीमा लगाई गई।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो किराए की संपत्तियों के खिलाफ मकान मालिक जो यहाँ पे सुरक्षा शुल्क की उच्च सीमा यहाँ पे वो कुछ भी यहाँ पे मांग लेते थे किराएदारों से, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी एक सीमा यहाँ पे बताई गई है जो वो यहाँ पे उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इस अद्यतन अधिनियम के प्रावधानों में किराए के समझौतों के निर्माण और पंजीकरण की आवश्यकता है। समझौते की पहली प्रति किराएदार को प्रदान की जाती है, जबकि किराया नियंत्रण प्राधिकरण दूसरी प्रति अपने पास रखता है। तो इन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पे किराए के समझौतों का पंजीकरण होना भी आवश्यक है। तभी अगर कल को कोई भी विवाद वहाँ पे खड़ा होता है मकान मालिक में और किराएदार में, तो किराएदार यहाँ पे न्यायालय के द्वारा अपना वहाँ पे निपटान कर सकता है। और अगर वो पंजीकृत नहीं हुआ तो यहाँ पे किराएदार जो है न्यायालय में नहीं जा पाएगा। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 2020 के तहत समझौते में किसी भी चूक के लिए मासिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। किराएदार तब तक संपत्ति पर रह सकते हैं जब तक वे किराया समय पर चुकाते रहें। ये भी यहाँ पे बताया है कि अगर वो रेगुलर उसमें जो उनका किराया है वो अपने मकान मालिकों को तय कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका वो बना रहेगा। अदरवाइज वहाँ पे उनको किराएदारों को नोटिस देकर मकान मालिक वहाँ से निकाल भी सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी दिल्ली किराएदारी अधिनियम के तहत दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 के जो मकान मालिक के साथ साथ किराएदार के भी यहाँ पे कई अधिकार हैं, इनमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ जो किराएदारों के अधिकार की बात हुई है, यहाँ पे मकान मालिकों के अधिकार की भी बात हुई है, किराएदारों के अधिकार की भी बात हुई है और ये कहीं ना कहीं किराए के नियंत्रित भी करता है। यदि किराया अनुबंध में कुछ भी लिखा नहीं है तो किराएदार को हर महीने की 15 तारीख तक किराया देना होगा। किराएदार को किराए के बदले लिखित में रसीद मांगने का भी अधिकार है। कई बार क्या होता है कि जो मकान मालिक होते हैं वो यहाँ पे जो एग्रीमेंट अनुबंध होता है उन दोनों के बीच में, वहाँ पे जो टाइम है वो भी वहाँ पे बताते हैं कि आप महीने की पहली तारीख को ही यहाँ पे किराया देंगे या फिर आप महीने की 5वीं या पहले हफ्ते में देंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं पे भी उस अनुबंध में तो हर महीने की 15 तारीख पर यहाँ किराया दिया जाएगा। यदि किराया समय पर दिया जा रहा है तो दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत मकान मालिक के पास बेदखली का कोई आधार नहीं है और अगर वहाँ पे किराया मिल रहा है किराएदार से तो मकान मालिक कभी भी ऐसे उसे बेदखल नहीं कर सकता। यदि किराएदार अधिनियम के तहत एक मानक किराया राशि का भुगतान करता है तो मकान मालिक नगण्य राशि का भुगतान करने के लिए किराएदार को बेदखल नहीं कर सकता है। यह एक प्रमुख कारण है कि दिल्ली के मध्य भाग में किराए पर पैदावार काफ़ी कम है। मकान मालिक को मानक किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं है। हालांकि नवीनीकरण के लिए वृद्धि कुल व्यय के 7.5% से अधिक नहीं हो सकती है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद निपटान तंत्र में किराया नियंत्रण को प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित भी करता है। अब इसमें हुए संशोधन के बारे में भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1995 जो यहाँ पे दिल्ली किराया अधिनियम में पहला संशोधन 1988 में दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम के साथ शुरू हुआ और दिल्ली किराया अधिनियम 1995 की धारा 3C के अनुसार 3500 रुपये से अधिक मासिक किराए वाले परिसर 1958 के पिछले किराया अधिनियम के तहत नहीं आएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता दिया है कि इस संशोधन के द्वारा कि ये जो धारा 3C है उसमें यहाँ पे ये जो मूल्य फिक्स किया गया है कि 3500 रुपये से अधिक मासिक किराए वाले परिसर को 1958 के पिछले किराया अधिनियम के तहत नहीं लिया जाएगा। एंड दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में नवीनतम संशोधनों के साथ बेदखली कानूनों को विनियमित किया गया था। किराएदारों ने संपत्ति की और अधिकार हासिल कर लिया और नवीनतम संशोधनों ने किराएदारों को पहले से ही दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 के साथ प्राप्त अधिकारों को प्रभावित यहाँ पे नहीं किया। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के संबंध में मकान मालिकों को अवैध कब्जे के आधार पर एक किराएदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोक दिया गया था यदि पट्टा समाप्त हो गया था और किराएदार अभी भी परिसर में कब्जा कर रहा था।
तो यहाँ पे इस धारा 14 के द्वारा भी मकान मालिकों को जो यहाँ पे किराएदार अवैध कब्जे के आधार पर कानूनी कार्रवाई करते हैं और उनको यहाँ पे मकान मालिकों के अगेंस्ट यहाँ पे विवाद जो है चलता है, तो उस पे भी यहाँ पे रोक लगा दी गई इस दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1995 के द्वारा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 2016 के बारे में। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 2019 के साथ यहाँ पे दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 2020 तैयार करने के लिए संशोधित किया गया था और यह दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम का नवीनतम संशोधन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें किराए की संपत्तियों के खिलाफ मकान मालिक द्वारा मांग की जाने वाली सुरक्षा शुल्क की उच्च सीमा पर एक कैंपिंग भी देखी गई। इसके अतिरिक्त एक नया संशोधन वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को 2 महीने तक की सुरक्षा जमा का अनुरोध करने की अनुमति देता है, जबकि आवासीय संपत्ति के मालिक 1 महीने तक की सुरक्षा जमा का अनुरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि 2 महीने तक की जो सुरक्षा जमा का अनुरोध है उसकी भी यहाँ पे अनुमति दी गई दिल्ली किराया संशोधन अधिनियम में, ताकि अगर अचानक से किराएदार को वहाँ पे जाना पड़े या कुछ भी हो तो मकान मालिक जो है वो वहाँ पे उस राशि से अपना यहाँ पे भुगतान कर सकता है। अब मैं बात करूँगी मॉडल किराएदारी अधिनियम 2021 पर दिल्ली का रुख, कि दिल्ली का यहाँ पे क्या मानना है। जो ये हमारा मॉडल किराएदारी एक्ट 2021 आया है, इसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यहाँ पे ये अनुमोदित किया गया था और राज्यों को इसे लागू करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने पे, तो दिल्ली किराया नियंत्रण कानून 1958 सरकार द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और नया किराया अधिनियम प्रभावी होगा। चूँकि राष्ट्रीय राजधानी में भूमि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए केंद्र को दिल्ली में कानून बनाना चाहिए। किराएदारों और जमींदारों के बीच पारंपरिक पट्टा समझौते नए कानून से प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार का भी यही मानना है कि ये जो मॉडल किराएदारी एक्ट यहाँ पे आया है, जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, वो कहीं ना कहीं नया किराया अधिनियम यहाँ पे प्रभावी होना चाहिए। जो हमारा पहले से दिल्ली किराया नियंत्रण कानून 1958 में यहाँ पे आया था उसको निरस्त कर दिया गया और यहाँ पे यही माना गया है कि दिल्ली में इस तरह का कानून बनना चाहिए और इसको लागू किया जाना चाहिए। अब मैं बात करूँगी महाराष्ट्र में किराएदारी कानून के बारे में। किराए के आवास को विनियमित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण विधेयक 1999 पारित किया। इसके बाद महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 31 मार्च 2000 को लागू हुआ। इसके प्रभाव में आने के बाद अधिनियम ने बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट 1947, हैदराबाद हाउस किराया, बेदखली और पट्टा नियंत्रण अधिनियम 1954 और सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार रेगुलेशन ऑफ लेंटिंग ऑफ अकोमोडेशन एक्ट 1986 को यहाँ पे बदल दिया। यह अधिनियम ऐसे किसी भी परिसर पर अब लागू नहीं होता है जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक या पीएसयू या राज्य या केंद्र निगम से संबंधित है। अधिनियम के अनुसार मकान मालिक आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के रखरखाव और संशोधन के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होंगे। इस किराएदारी कानून के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जो MRCA की धारा 11 के अनुसार यहाँ पे मकान मालिक अगर किराए पर निर्णय लेने का अधिकार रखता है और MRCA शुरू होने की तारीख से 4% प्रति वर्ष की दर से किराए में वृद्धि के लिए पूछने का भी हकदार है, तो मकान मालिक इसी तरह विकास, संशोधन और परिवर्तन के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किराया बढ़ा सकता है। यदि 70% किराएदार लिखित सहमति देते हैं तो किराए में अतिरिक्त 25% प्रति वर्ष वृद्धि विशेष रूप से महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत किए गए विशेष संरचनात्मक रखरखाव और मरम्मत के लिए है। तो इसके जो ये धारा 11 है उसके अनुसार यहाँ पे मकान मालिकों को पूरा अधिकार दिया गया कि वो यहाँ पे जो MRCA शुरू होने की तारीख से 4% की दर से किराए में वृद्धि के लिए पूछने के हकदार हैं और मकान मालिक इसी तरह विकास में संशोधन और परिवर्तन के लिए भी 15% की दर से किराया बढ़ा सकते हैं अगर किराएदार लिखित में ये सहमति दें और अनुमति दें। 70% किराएदार यहाँ पे वो सहमति दे देंगे तो यहाँ पे मकान मालिक 15% प्रति वर्ष के उससे किराया बढ़ा सकते हैं।
अधिनियम की धारा 16 के अनुसार एक मकान मालिक संपत्ति का कब्जा ले सकता है यदि किराएदार बिना अनुमति के किसी भी स्थायी संरचना का निर्माण करता है। यदि कोई किराएदार या एजेंट, नौकर से संबंधित कोई व्यक्ति बगल के घर में उपद्रव या झुंझलाट का दोषी पाया जाता है तो कब्जा वापस लिया जा सकता है। एक किराएदार किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। एक मकान मालिक संपत्ति को पुनः प्राप्त करेगा। महाराष्ट्र में ये किराएदार यहाँ पे सत्यापन उनसे लिया जाएगा। तो अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि मकान मालिक जो है वो संपत्ति का कब्जा ले सकते हैं अगर किराएदार बिना अनुमति के किसी भी स्थायी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे कोई उस अनुबंध में ऐसा नहीं अनुमति दी गई है, फिर भी वो वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं, नई संरचना वहाँ का निर्माण कर रहे हैं। यदि कोई किराएदार या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति बगल के घर में झुंझलाट या कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे जो मकान मालिक है वो संपत्ति का कब्जा उनसे ले सकते हैं। या कोई भी किराएदार अवैध उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमने जाना भी है कि अक्सर मकान मालिक यहाँ पे पूरी आईडी देखते हुए, चेक करते हुए यहाँ पे किराएदारों को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी उन्हें आशंका होती है कि ये जो आदमी है यहाँ पे कुछ ऐसा खुराफाती या कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जब उनको ऐसी शंका होती है तो वो वहाँ पे उनसे पूछताछ करते हैं और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनको वहाँ से निकाल भी सकते हैं और उसका कब्जा भी ले सकते हैं। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, यह भी धारा 29 के अनुसार एक मकान मालिक बिजली, पानी की आपूर्ति, सीढ़ियों पर लाइट, लिफ्ट या सैनिटरी सेवाओं के उपयोग जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में कटौती नहीं कर सकता है। यदि कोई मकान मालिक इन सेवाओं को करता है तो एक किराएदार धारा 29(4) के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यह भी यहाँ पे धारा 29 में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ये मकान मालिक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो वहाँ पे बिजली, पानी, सीढ़ियों पर लाइट, लिफ्ट या सैनिटरी सेवाओं का उपयोग जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में कटौती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपना वहाँ पे किराया मिल रहा है जो वहाँ पे फिक्स किया गया है, तो ये उनका भी यहाँ पे बनता है कि वो अपने किराएदारों को इस तरह की सेवाओं में वहाँ पे उनके किराए से कोई कटौती ना करें। यदि कोई मकान मालिक इन सेवाओं को करता है तो एक किराएदार धारा 29 के तहत अदालत का यहाँ पे दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसका मतलब अगर वो इन चीज़ों से असंतुष्ट है और उसे इस तरह दिन प्रतिदिन इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ रहा है तो वो यहाँ पे न्यायालय द्वारा अपने इस चीज़ से निपटान पा सकता है। अपार्टमेंट की सेवा, यहाँ पे ये भी बताया गया कि परिसर को अच्छी स्थिति में रखना एक मकान मालिक की जिम्मेदारी है। यदि कोई मकान मालिक संपत्ति की मरम्मत नहीं करता है तो किराएदार द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है। तो मकान मालिक के अधिकार होने के साथ साथ उनकी यहाँ पे ड्यूटीज़ भी हैं और वो ये हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये है कि वो जो वहाँ पे मकान दिया गया है या कोई भी संपत्ति दी गई है उसकी मरम्मत वहाँ पे करवाते रहें। ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे कोई इस तरह का नुकसान किराएदार को भुगतना पड़े और उसका यहाँ पे कोई नुकसान हो। तो किराएदार अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं कि वहाँ पे मरम्मत नहीं हो रही है कहने के बावजूद भी, तो यहाँ पे वो 15 दिनों का नोटिस यहाँ पे देकर वहाँ से जा सकते हैं। अपार्टमेंट की सेवा में अभी आगे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि MRCA की जो धारा 28, जिसमें मकान मालिक को उचित समय पर और किराएदार लाइसेंस धारी को पूर्व सूचना देने के बाद लाइसेंस पर किराए पर लिए गए या दिए गए परिसर का निरीक्षण करने का भी अधिकार देती है। ये यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है धारा 28, जहाँ पे मकान मालिक को कोई भी ऐसी शंका होती है या कोई भी वो मतलब जानना चाहता है कि किराएदार आखिर क्या कर रहा है, तो वो वहाँ पे उचित समय पर उसको पूर्व सूचना देने के बाद, नोटिस देने के बाद वहाँ पे किराए पर लिए गए या दिए गए परिसर को निरीक्षण करने का भी अधिकार देती है। वो जाकर वहाँ पे पूरा निरीक्षण कर सकते हैं कि जो भी उन्हें शंका हुई है उसको वहाँ पे दूर किया जा सकता है, लेकिन एक पूर्व सूचना देने के बाद ही। रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन, ये भी प्रावधान यहाँ पे दिया गया कि जो मकान मालिकों और किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करना होगा, तभी यहाँ पे वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, नहीं तो वो जा ही नहीं पाएंगे। अधिनियम कहता है कि समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार पंजीकृत भी होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना मकान मालिक की जिम्मेदारी है।
यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। मकान मालिक को 3 महीने तक की कैद, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में जो भी अनुबंध है, जो भी रेंट एग्रीमेंट है, वो पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिनियम में भी यहाँ पे भारतीय पंजीकृत अधिनियम 1908 में भी यह माना गया है कि जो भी इस तरह की लिखित उसमें जो रूप में समझौते हो रहे हैं उनका पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना यहाँ पे मकान मालिक की जिम्मेदारी है, और अगर मकान मालिक नहीं भी कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किराएदार की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो वो कल को यहाँ पे अगर उनके बीच में कोई भी विवाद हुआ तो वो यहाँ पे न्यायालय में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पंजीकृत नहीं होगा। पंजीकृत नहीं होगा तो यहाँ पे जो है वो पूर्ण रूप से जो उसको यहाँ पे रेमेडी मिलनी चाहिए वो यहाँ पे वो नहीं ले पाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या यहाँ पे मकान मालिक जो है वो आगे चल के उसको जो 3 महीने की यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है, 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मकान मालिक यहाँ पे अपने अनुबंध को लिखित रूप में यहाँ पे पंजीकृत करवाएं। संपत्ति का उपयोग, एक आवासीय संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक किराएदार भी ऐसा नहीं कर सकता है, यह भी अधिनियम में यहाँ पे दिया गया है। दोषी पाए जाने पर डिफ़ॉल्टर को 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। किराया रसीद, किराएदारों को हर महीने किराए की रसीद देना जरूरी है। यदि नहीं तो प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। अगर वहाँ पे उनके बीच में अनुबंध है कि वो आवासीय संपत्ति है तो वो वहाँ पे सिर्फ रह ही सकते हैं, व्यावसायिक उद्देश्य के उससे उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक किराएदार ऐसा करता हुआ पाया गया और उसे ऐसा दोषी यहाँ पे पाया गया तो उसको 6 महीने तक की कैद हो सकती है और 10,000 रुपये का यहाँ पे उसे जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है, या फिर दोनों का भी सामना करना पड़ सकता है जैसा कि यहाँ पे धारा में दिया गया है। और किराएदार को हर महीने किराए की रसीद देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं दी तो प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब मैं बात करूँगी किराएदारी का हस्तांतरण। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार किराएदार के अधिकारों को छोड़ने के लिए किराएदार के लिए धन स्वीकार करना कानूनी है। इसके अलावा एक मकान मालिक को पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण के लिए या पट्टे को स्थानांतरित करने के लिए सहमति देने के लिए धन मिल सकता है। तो ये जो किराएदारी का हस्तांतरण है यह भी यहाँ पे अधिनियम धारा 56 में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता दिया है कि जो किराएदार के अधिकारों को छोड़ने के लिए यहाँ पे किराएदार के लिए धन स्वीकार करना यहाँ पे कानूनी है। और इसके लिए अगर वो मकान मालिक कोई भी पट्टे पर उस चीज़ को दे रहा है या नवीनीकरण के लिए या पट्टे को स्थानांतरित करने के लिए तो उसे वहाँ पे ज़्यादा धन मिल रहा है जितना उसे किराएदार दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फिर से कानूनी वो झेलना पड़ सकता है। अब मैं बात करूँगी कर्मचारी नियोक्ता किराएदारी के बारे में, जो यहाँ पे दिया गया है कि एक नियोक्ता एक कर्मचारी को किराए पर आधार दे सकता है। किराएदारी इसके किसी भी हिस्से के परिसर के लिए लिखित रूप में की जानी चाहिए। किराएदारी केवल उस समय के लिए है जब कर्मचारी सेवा में है। एक कर्मचारी को समाप्त होने से पहले 30 के भीतर परिसर खाली करना होगा। ये भी यहाँ पे इन्होंने जो है स्पष्ट रूप में बता दिया है। वहीं पे रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने जो है उसमें यह बताया है कि मकान मालिकों और किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करना होगा। अधिनियम कहता है कि समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार पंजीकृत भी होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी यहाँ पे किया कि अगर उनके बीच में जो भी अनुबंध है उसका पंजीकृत होना जरूरी है, लिखित रूप में होना जरूरी है, और वहाँ पे कोई भी इस तरह का अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो मकान मालिक को 3 महीने की कैद भी हो सकती है, 5,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों का भी सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति का उपयोग एक आवासीय संपत्ति का उपयोग ही होना चाहिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किराएदार करता हुआ पाया गया तो जो दोषी है उसको 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना, यह भी यहाँ पे बताया गया।
किराया रसीद के बारे में भी हमने बात की थी कि किराएदारों को हर महीने किराए की रसीद देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके ऊपर प्रतिदिन 100 रुपये का यहाँ पे जुर्माना लगाया जाता है। हमने किराएदारी के हस्तांतरण, कर्मचारी नियोक्ता किराएदारी और इसके बारे में भी हमने बात की। अब मैं बताना चाहूँगी कि मॉडल कानून 2021 का पालन ना करने पर यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मॉडल कानून के किसी भी प्रावधान को यहाँ पे लागू नहीं करेगी जो किराए में वृद्धि या मौजूदा किराएदारों के निष्कासन से संबंधित है। तो अगर वहाँ पे जो किराएदार हैं उनको इसके द्वारा निष्कासित किया गया है या किराए में अचानक से वृद्धि अगर यहाँ पे की गई है तो जो ये मॉडल कानून है उसके प्रावधान को महाराष्ट्र राज्य सरकार यहाँ पे लागू नहीं करेगी। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे असम में किराएदारी कानून के बारे में। असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 के बारे में, जो कि यहाँ पे अधिनियमित किया गया और इसका लक्ष्य यहाँ पे छावनी क्षेत्रों सहित असम के शहरी क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर किराए में वृद्धि को अस्थायी रूप से सीमित करना है। निजी या व्यावसायिक कारणों से किराए पर दी गई कोई भी संपत्ति नियमों और प्रतिबंधों के अधीन है। दोनों पक्षों के लिए किराए की व्यवस्था बताते हुए एक लिखित समझौता करना कानूनी आवश्यकता है। जिला स्तर पर एक किराया प्राधिकरण और एक किराया अदालत के गठन के माध्यम से अधिनियम मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक त्वरित निर्णय प्रणाली प्रदान करता है। यह अधिनियम किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करते हुए संपत्ति की देखभाल और रखरखाव के बारे में जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी व्यापक रूप से बताता है। इसके लिए किए जा सकने वाले किराए की राशि पर कोई भी कृत्रिम सीमा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट की गई कि ये जो इसका मेन उद्देश्य, इसका लक्ष्य यहाँ पे छावनी क्षेत्रों सहित असम के जो भी शहरी क्षेत्र हैं जो सीमाओं के भीतर किराए में वृद्धि को जो अस्थायी रूप से सीमित किया गया है, वहाँ पे उनका क्या वो होना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए किराए की व्यवस्था बताते हुए यह भी बताया गया कि एक लिखित समझौता होना वहाँ पे कानूनी आवश्यक है। और ऐसे ही जिला स्तर पर भी कोई किराया प्राधिकरण या किराया अदालत के गठन के माध्यम से इस अधिनियम द्वारा मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवादों को भी हल करने के लिए यहाँ पे निर्णय प्रणाली प्रदान करता है। अब मैं बात करूँगी असम किराएदारी अधिनियम 2021 के बारे में। असम में पहली बार ये जो मॉडल किराएदारी अधिनियम एक्ट अपनाया गया 1972 का असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम इस विधेयक के साथ निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पे असम ने भी हमारा जो ये मॉडल किराएदारी अधिनियम है 2021 को उसको वहाँ पे लागू किया और जो उनका पहले से चला आ रहा असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम है उसको यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। असम किराएदारी विधेयक 2021 संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका द्वारा पेश किया गया था और 13 अगस्त 2021 को विधेयक पारित किया गया और इसे असम किराएदारी अधिनियम 2021 के रूप में अब जाना जाने लगा। यह अधिनियम जिला स्तर पर किराया प्राधिकरण, एक किराया अदालत और किराया अपील की स्थापना के माध्यम से मकान मालिकों और किराएदारों के बीच संबंधित विवादों और मामलों के समाधान के लिए एक त्वरित निर्णय तंत्र प्रदान करेगा। अधिनियम आगे परिसर के रखरखाव के संबंध में मकान मालिकों और किराएदारों के कर्तव्य और दायित्वों को भी यहाँ निर्दिष्ट करता है। इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता को समाप्त करता है। परिसर का किराया तय करने में कोई कृत्रिम सीमा नहीं होगी। एक इमारत का किराया बाजार संचालित होगा और किराएदारों और मकान मालिकों के बीच आपसी समझौते से निर्धारित किया जाएगा। जो यहाँ पे असम किराएदारी विधेयक 2021 में यहाँ पे लागू किया गया और इसी के रूप में यह जाना जाने लगा। तो इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर इन्होंने ये सारी सुविधाएं दी कि जो भी किराया प्राधिकरण है, किराया अदालत है या अपील की स्थापना, उसके द्वारा यहाँ पे जो मकान मालिक हैं और जो किराएदार के बीच जो संबंधित विवाद हैं, मामले हैं, उनके समाधान के लिए एक निर्णय तंत्र यहाँ पे प्रदान किया गया कि कल को अगर उनके बीच में कोई भी यहाँ पे विवाद होता है, कुछ भी होता है, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं समाधान के लिए और अपील में भी वहाँ पे वो उस चीज़ के लिए जा सकते हैं। अधिनियम
आगे परिसर के रखरखाव और उससे संबंधित जो भी मामले हैं, मकान मालिकों और किराएदारों के कर्तव्य क्या हैं, उनकी दायित्व क्या हैं, वो भी यहाँ पे निर्दिष्ट कर दिए गए। तो अब इस तरह से वहाँ पे कोई भी इस तरह का वो नहीं रहा कि उनको समझ में ना आए कि क्या करना है। वो ये नहीं कह सकते न्यायालय के सामने कि हमें नहीं पता था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो असम किराएदारी अधिनियम 2021 के रूप में ये जो जाना जा रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ वो जो धाराएं हैं, जो वहाँ पे प्रावधान है, उनमें यह सब कुछ दिया गया है। और उससे यहाँ पे जो अगर कोई भी किराएदार या मकान मालिक ऐसा कुछ करते हैं या उनके बीच में आपसी समझौता अगर हो जाता है, जो यहाँ पे समाधान के लिए उन्हें भेजा जाए, तो वो यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अधिनियम कुछ परिसरों पर लागू नहीं होगा। यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पर यह जो अधिनियम है वह लागू क्यों नहीं होगा। तो यह अधिनियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम या उद्यम या वैधानिक निकाय या छावनी बोर्ड के स्वामित्व या संवर्धन वाले ऐसे परिसरों पर लागू नहीं होता है। सेवा अनुबंध के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों को किराए पर दिए गए कंपनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्व वाली कंपनी, विश्वविद्यालय या संगठन परिसर के स्वामित्व वाले परिसर, इन पे भी यह अधिनियम जो है लागू नहीं होगा। धार्मिक या धर्मार्थ संस्थानों के स्वामित्व वाले परिसर, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। असम टेनेंसी एक्ट 4 की धारा 2021 एक किराएदारी समझौते के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसमें कहा गया है कि मकान मालिकों और किराएदारों के लिए ऐसा दस्तावेज होना अनिवार्य है। यह समझौता किराएदारी के नियमों और शर्तों को रेखांकित करने वाले कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किन किन पर यह लागू नहीं होगा अधिनियम, जिनमें से यह प्रमुख है कि कोई भी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, उद्यम, वैधानिक निकाय, छावनी बोर्ड, इन सब पर यह लागू नहीं होगा। और जो सेवा अनुबंध के भाग के रूप में जो कर्मचारियों को यहाँ पे किराए पर दी गई हैं कंपनियां या कोई भी स्वामित्व वाली कंपनी, कोई विश्वविद्यालय, संगठन परिसर के स्वामित्व वाले परिसर, उन पर भी यह लागू नहीं होगा। दूसरी ओर अधिनियम की धारा 5 उस अवधि में तल्लीन करती है जिसके लिए इस तरह के किराएदारी समझौतों की अनुमति है। यह निर्दिष्ट करता है कि किराएदारी की अवधि शामिल पार्टियों द्वारा तय की जा सकती है और किराएदारी समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह प्रावधान मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उन्हें किराएदारी के लिए उपयुक्त समय सीमा पर सहमत होने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ पे दूसरी ओर इसी अधिनियम की धारा 5 में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ये किराएदारी समझौते हैं उसकी भी यहाँ पे अनुमति दी गई है। कि अनुमति यह है कि इसके द्वारा इन्होंने निर्दिष्ट किया है कि किराएदारी की जो अवधि है, जो शामिल पार्टियां हैं वहाँ पे वो तय कर सकती हैं, चाहे वो मकान मालिक हो, किराएदार हो, और किराएदारी समझौते में स्पष्ट रूप से वहाँ पे उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा पॉइंट वहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए कि कल को उस चीज़ को ही लेके जो किराएदार है वो वहाँ पे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए। तो उनके बीच में समझौते की अनुमति दी गई है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से उल्लेख वहाँ पे किया जाना चाहिए। तो यह प्रावधान कहीं ना कहीं मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को लचीलापन प्रदान करता है। दोनों ही अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है वह उस अनुबंध में स्पष्ट रूप से दे सकते हैं, और उसमें कितनी सीमा का क्या कुछ रहेगा, सहमति यहाँ पे दोनों की अनुमति से वहाँ पे वो दिया जाएगा। असम किराएदारी अधिनियम की धारा 11 में यहाँ पे कहा गया है कि मकान मालिक और किराएदार दोनों द्वारा सहमत सुरक्षा जमा आवासीय अपार्टमेंट के लिए 2 महीने के किराए और गैर आवासीय अपार्टमेंट के लिए 6 महीने के किराए से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे किराएदारी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित है। ये जो धारा 11 है यहाँ पे भी इसने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों के बीच में अगर समझौता होता है, दोनों द्वारा सहमत जो भी वो जमा राशि है, सुरक्षा जमा राशि, वो वहाँ पे कोई भी इस तरह के आवासीय अपार्टमेंट के लिए 2 महीने का किराया जहाँ पे लिया जाता है, या वहाँ पे गैर आवासीय अपार्टमेंट के लिए 6 महीने के किराए से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे सुनिश्चित किया गया। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे कर्नाटक में किराएदारी कानून के बारे में। कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 नियमों, अधिकारों और सीमाओं की सीमा निर्धारित करता है जो इस राज्य में किराए के परिदृश्य को नियंत्रित करते हैं। अधिनियम किराएदार मालिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक सर्व समावेशी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है।
तो यह जो कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम है, इसके नियम, इसके अधिकार, इसके सीमाओं को यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जो राज्य के किराए के परिदृश्य को यहाँ पे नियंत्रित करेगा। अधिनियम किराएदार मालिक के सद्भाव बनाए रखने के लिए, दोनों में एक अहम रिलेशन बनाने के लिए एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 को 1961 के रेंटल अधिनियम की समाप्ति के बाद पेश किया गया था। कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 ने राज्य के किराए बाजार को काफ़ी प्रभावित किया है। इसने किराए के समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से यहाँ पे परिभाषित किया गया। किराए की सीमा को विनियमित करके अधिनियम ने अत्यधिक किराए में बढ़ोतरी को रोकने और किराएदारों के लिए किफ़ायती आवास सुनिश्चित करने में मदद की है। इसने बेदखली की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया है, मकान मालिकों को गैर भुगतान करने वाले किराएदारों और किराएदारों को मनमाने ढंग से बेदखली से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त किराया न्यायालय और किराया अधिकरण की स्थापना ने विवादों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर भार कम हुआ है। तो यह जो कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 है, इसने यहाँ पे उसकी 1961 के रेंटल अधिनियम की समाप्ति के बाद यहाँ पे ये पेश किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे यही रहा कि जो किराए की सीमा है उसको विनियमित किया गया। अधिनियम ने अत्यधिक किराए में बढ़ोतरी को रोकने और किराएदारों के लिए किफ़ायती आवास सुनिश्चित करने में भी यहाँ पे मदद की। और यहाँ पे जो उनको बेदखल कर दिया जाता था मकान मालिकों के द्वारा, उस प्रक्रिया को भी यहाँ पे सुव्यवस्थित किया गया। मकान मालिकों को गैर भुगतान करने वाले किराएदारों और किराएदारों के मनमाने ढंग से बेदखली से बचाने के लिए भी यहाँ पे नियम बनाए गए, उसको भी यहाँ पे विनियमित किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि सिर्फ मकान मालिकों का ही नहीं, यहाँ पे किराएदार भी उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि वो अगर कब्जा ले लेते हैं तो उसको देने का ही नाम नहीं लेते हैं, जो अवधि होती है वो भी यहाँ पे निकल जाती है, फिर भी वो यहाँ पे मनमाने तरीके से जो उनका मन आता है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो मकान मालिक हैं उनको भी यहाँ पे किसी तरह जो किराएदारों के मनमाने ढंग से जो बेदखली है उसके लिए भी यहाँ पे विनियमित किया गया है कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 में। इसके अतिरिक्त जो किराया न्यायालय और किराया अधिकरण की स्थापना ने विवादों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए एक मंच भी प्रदान किया कि इनके बीच में अगर कोई भी विवाद होता है किसी भी चीज़ को लेके, भुगतान को लेके, कब्जे को लेके, या फिर वहाँ पे जो उनके बीच में जो अनुबंध है उस चीज़ को यहाँ पे नहीं माना गया, तो इस तरह के कोई भी जो विवाद हैं उनके लिए यहाँ पे न्यायिक प्रणाली का क्या यहाँ पे भूमिका रहेगी वो भी यहाँ पे बताया गया। कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 में बताए गए अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि किराएदारों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है और उनके पास सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी होती है। इस अधिनियम के तहत किराएदारों के पास कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में है कार्यकाल की सुरक्षा, जिसमें यह बताया गया कि जो किराएदारों को कार्यकाल की सुरक्षा का आनंद लेने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि उन्हें वैध कारण के बिना किराए की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मकान मालिक को बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले कम से कम 3 महीने की नोटिस अवधि प्रदान करनी चाहिए। तो यह जो कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 है, इसमें यह सुनिश्चित किया कि जो किराएदारों के साथ उनके प्रति मकान मालिकों का एक उचित व्यवहार रहना चाहिए, उनको यहाँ पे सुरक्षित व्यवस्था दी गई है। और यहाँ पे उन्होंने प्रमुख अधिकार जो यहाँ पे मैं आप बता रही हूँ कि जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, की वो जितने टाइम के लिए है वहाँ पे तो उस सुरक्षा का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। उन्हें अगर वैध कारण से जो मकान मालिक हैं वो किराए की संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं, और इस तरह की जो भी कार्यवाही अगर वो करते भी हैं तो कम से कम उन्हें अपने किराएदार को 3 महीने का नोटिस यहाँ पे देना होगा। उसी में यहाँ पे जो प्रमुख अधिकार दिया गया, एक यहाँ पे उचित किराया है। किराए की जो राशि यहाँ पे निर्माण के समय संपत्ति मूल्य का कुल योग और निर्माण के दौरान खर्च की गई राशि लेकर निर्धारित की जाती है। गणना की गई मानक किराया कुल मूल्य के 10% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उपाय मकान मालिकों को अपने किराएदारों से अपमानजनक किराया वसूलने से रोकने के लिए है।
अब यहाँ पे यह भी फिक्स कर दिया गया कि जो मकान मालिक हैं वो प्रति वर्ष सिर्फ 10% के हिसाब से वहाँ पे किराया जो मूल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे निर्धारित किया गया कि ये जो किराया वसूलने की मकान मालिकों की जो हैबिट थी, जो चली आ रही थी कि अपनी मनमानी उससे वो करते थे, तो वो उस पे कहीं ना कहीं इसके द्वारा रोकथाम की गई। और इसमें यह भी बताया गया कि रख रखाव और मरम्मत का भी यहाँ पे जिम्मेदारी है मकान मालिकों की। मकान मालिक किराए की संपत्ति को रहने योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं। वे रख रखाव के लिए एक छोटा सा शुल्क ले सकते हैं। हालांकि रख रखाव शुल्क कुल किराए के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए शुल्क कुल किराए के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी भी बताई गई है कि उन्हें जो वहाँ पे जो रख रखाव है और जो मरम्मत है उसके लिए वो ले सकते हैं शुल्क, लेकिन वो शुल्क यहाँ पे किराए के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और वहीं पे उन्होंने यह भी बता दिया कि अगर वो इस तरह के शुल्क सुविधाओं को यहाँ पे उसके अतिरिक्त लेना भी चाहते हैं तो 15% से अधिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गैर भेदभाव, वो भी यहाँ पे उस पर भी रोकथाम लगाई गई, जैसे कि किराएदारों की उनकी जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम मकान मालिकों को भेदभावपूर्ण आधार पर किराएदारों को किराए के आवास से इनकार करने से रोकता है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम मकान लेने के लिए या कोई भी इस तरह के उसके लिए हम जाते हैं, या हमारे दोस्त लोग, या हमने घरों में भी कई बार देखा है कि जो मकान मालिक हैं वो सबसे पहले जाति पूछते हैं। मतलब अब इतना वो नहीं रहा, लेकिन पहले अगर हम देखें तो ये चीज़ तो बहुत, उससे अगर आप विश्वविद्यालय में, अगर आप किसी भी उसमें जाएं, बच्चे जो वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं वो वहाँ पे जो कमरे लेते हैं तो उनसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, आप किस जाति के हैं, आपका क्या वो है। तो इस तरह का जो भेदभाव है उस भेदभाव पे भी यहाँ पे रोकथाम लगाई गई। इस भेदभाव के उससे जो उनको ये सुविधा नहीं मिलती थी, उनको कमरे नहीं दिए जाते थे, तो इस अधिनियम द्वारा मकान मालिकों को भेदभावपूर्ण आधार पर किराएदारों को किराए के आवास से इनकार करने से रोका गया। वहीं पे निजता का अधिकार भी यहाँ पे दिया गया। किराएदारों को किराए की संपत्ति की गोपनीयता और शांतिपूर्ण आनंद का भी अधिकार है। मकान मालिक किराएदार की सहमति के बिना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता, आपातकाल के मामलों को छोड़कर या पूर्व सूचना के साथ। यहाँ पे निजता का अधिकार भी किराएदारों को दिया गया है। किराएदार अपने, मतलब मैंने अपनी पिछली स्लाइड में यह भी बताया आपको कि कहीं ना कहीं अगर कोई शंका है मन में मकान मालिक के, तो उसे यहाँ पे नोटिस देना होता है। अगर वो वहाँ पे निरीक्षण करना चाहता है तो ऐसे ही बिना उसकी मर्जी के किराएदार के उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है। और ऐसा कोई भी मामला उनके सामने आता है, कोई आपातकालीन या कोई भी इस तरह का, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं नोटिस देते हुए या वहाँ पे पुलिस को यहाँ पे वो इन्फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन इसके अलावा वो जो किराएदार की गोपनीयता है, उनका जो शांतिपूर्ण आनंद का जो अधिकार यहाँ पे दिया गया है, उसको भंग नहीं कर सकते। वहीं पे यहाँ पे कानूनी सहारा, इसकी भी रेमेडी यहाँ पे दी गई है। यदि यहाँ पे किराएदारों का मानना है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों को यहाँ पे जो है उल्लंघन किया गया है, तो वे किराया नियंत्रण न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अदालत के पास अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाले मकान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। तो कोई भी ऐसा मामला कि जैसे कि उनकी गोपनीयता को भंग किया गया है, उनसे जो है वसूली मतलब टाइम से पहले ही की जा रही है, तो या फिर उनसे भेदभाव किया जा रहा है, या उस भेदभाव के उससे उनको जो है वहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कुछ चीज़ों में कटौती की जा रही है, तो इस तरह के कोई भी अगर मामले हैं तो उसके लिए यहाँ पे न्यायालय को नियंत्रण दिया गया है कि वो यहाँ पे सुनवाई करे और उसका निपटान करे। वहाँ पे किराएदार जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अदालत के पास भी यहाँ अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार यहाँ पे उनको दिया गया। अब मैं बात करूंगी कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम कि उसमें किराएदारों के क्या कर्तव्य हैं। अभी तक तो हमने जाना कि मकान मालिकों के क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। वहीं पे हमारा किराएदारों के कर्तव्य भी इसमें बताए गए हैं। एक रियल एस्टेट सलाहकार के रूप में कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किराएदारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना महत्वपूर्ण है।
यहाँ कुछ प्रमुख कर्तव्य यहाँ पे मैंने बताए हैं जिनका किराएदारों को पालन करने की आवश्यकता है, जिनमें से सबसे प्रमुख है समय पर किराए का भुगतान। किराएदारों को किराए के समझौते में सहमति के अनुसार समय पर अपने किराए का भुगतान करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप कानूनी परिणाम हो सकते हैं। तो यह उनका सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि देखो दोनों के बीच में अनुबंध है। अगर कोई मकान मालिक आपको वहाँ पे आवास दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो कर्तव्य है वो ये बनता है कि किराएदार जो समय और जो तारीख वहाँ पे अनुबंध में दी गई है उस समय के अनुसार यहाँ पे अपना किराए का भुगतान कर दे। दूसरा यहीं पे संपत्ति को बनाए रखना। अब देखो कई बार ये देखने में आता है कि ठीक है मकान मालिक किराएदार को दे तो देते हैं, पर वहाँ जो किराएदार हैं वो यहाँ पे अपनी मनमानी से वहाँ पे कुछ मतलब सफाई ना करना, वहाँ पे गंदगी फैला देना, कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ कर देना, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो भी यहाँ पे उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए किराएदार जिम्मेदार है। इसमें परिसर को साफ रखना, किसी भी मरम्मत का ध्यान रखना और संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना शामिल है। वहीं इच्छित उद्देश्यों के लिए संपत्ति का उपयोग करना, यह भी यहाँ पे एक प्रमुख कर्तव्य है कि किराएदारों को किराए की संपत्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छित उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, जैसे कि किराए के समझौते में निर्दिष्ट है, और संपत्ति नियमों का पालन करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में भी यहाँ पे बताया कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई यहाँ पे वो अनुबंध में उन्होंने वहाँ पे दिया है कि इसको सिर्फ व्यावसायिक उससे ही उसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसमें रह नहीं सकते हैं, या फिर उसमें आवासीय पर्पस से ही है, उसमें व्यावसायिक वो नहीं कर सकते, तो इस तरह का जो भी वहाँ पे निर्दिष्ट जो भी इच्छित उद्देश्य है उसको यहाँ पे उन्हें उपयोग में करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ जाएगा। खाली करने से पहले नोटिस देना, यह भी एक कर्तव्य है यहाँ पे किराएदार का। कर्नाटक रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार किराएदारों को संपत्ति खाली करने से पहले मकान मालिक को एक लिखित नोटिस देना आवश्यक है। संपत्ति खाली करने से पहले लंबित मरम्मत और रखरखाव बकाया राशि का भुगतान यहाँ पे किया जाना चाहिए। कोई भी वहाँ पे जाने से पहले ऐसा नहीं कि बस उसको उन्होंने दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो भी मरम्मत है उनकी वजह से जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ है उस संपत्ति का, और उन्हें लिखित में वहाँ पे नोटिस देना होगा, तब जाके वो वहाँ पे उस चीज़ वो आवास को खाली कर सकते हैं। कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत, बेदखली नियम अधिनियम के तहत मकान मालिक किराएदारों को विभिन्न आधारों पर बेदखल कर सकते हैं, जैसे कि किराए का भुगतान ना करना, बिना अनुमति के सबलेटिंग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या इसका उपयोग उन गतिविधियों के लिए करना जिनके लिए इसका इरादा नहीं था। अभी हमने किया कि कर्तव्य क्या थे, यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जो मकान मालिक हैं वो कैसे उनको बेदखल कर सकते हैं। तो जो भी उनके कर्तव्य हैं, अगर वो उन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वही उनके अगेंस्ट में हो जाता है कि अगर उन्होंने बिना मकान मालिक की अनुमति के किसी को वहाँ पे रख लिया या किसी को वहाँ पे पैसे में वो संपत्ति दे दी या संपत्ति को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया है, इस तरह का कोई भी या फिर कुछ ऐसी गतिविधियों में उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जिम्मेदार हो जाएंगे। बेदखली के लिए आधार, मकान मालिक जो है उन्हें बेदखल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें यहाँ पे 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। और नोटिस अवधि यहाँ पे अधिनियम द्वारा नोटिस अवधि को भी निर्दिष्ट किया गया है, जो मकान मालिकों को बेदखली कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदारों को देना चाहिए। इसी तरह समझौते की अवधि के अंत से पहले परिसर खाली करने वाले किराएदारों को अवधि में तय की गई नोटिस अवधि की सेवा करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो जो सबसे छोटा यहाँ पे अनुबंध होता है वो 11 महीने का होता है कि 11 महीने में अगर आपको लगता है कि आपकी मकान मालिक से बन रही है, आप अच्छे से वहाँ पे रह रहे हैं, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही साथ आपने 5 साल, 2 साल, 10 साल ऐसे अगर आपने कुछ वहाँ पे अनुबंध किया है तो फिर वहाँ पे इन सब जो ये नोटिस है और यहाँ पे उसको देने की अनुमति भी यहाँ पे दी गई है। वहीं पे किराएदारी की विरासत की भी बात की गई है। किराएदारी की विरासत यहाँ पे ये कि अगर कोई भी जो कब्जे में है, जो वहाँ पे रह रहा है किराएदार, वो किसी को बिना मकान मालिक से पूछे वहाँ पे उसको विरासत में नहीं दे सकता।
कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के कुछ मामलों में किराएदारी अधिकारों की विरासत की अनुमति देता है, क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि बिना उसके मकान मालिक के पूछे बिना वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे उनको अनुमति दी गई है। जैसे कि अगर मृत्यु से पहले कोई विरासत लिख के जा रहा है तो कर सकता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे बोल सकता है कि आप आगे इस चीज़ को ले सकते हो। यह प्रावधान कानूनी उत्तराधिकारियों को किराएदारी अधिकारों को सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। अब मैं बताऊंगी आपको मॉडल कानून पर कर्नाटक का रुख। इसमें भारत सरकार द्वारा पेश किए गए जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का उद्देश्य यहाँ पे यही था कि रेंटल हाउसिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव लाना। रियल एस्टेट के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक कर्नाटक ने भी इस अधिनियम को अपनाने में यहाँ पे रुचि दिखाई है, जो कि हमने देखा भी। अपनाने का यह निर्णय बढ़ती विवाद दरों के साथ संपत्ति के किराए की कीमतों में अचानक वृद्धि से काफ़ी प्रभावित था। हालांकि अधिनियम को कर्नाटक में अभी तक पूर्ण आकार लेना बाकी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यद्यपि भूमि अधिकार अधिनियम एक राज्य का विषय है जो प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाने, लागू करने और संशोधित करने की अनुमति देता है, इस विषय को एक एकीकृत इकाई के रूप में मानना और इसे सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य अधिकार के रूप में पहचानना आवश्यक है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए मॉडल कानून को व्यापक मान्यता मिलनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मामूली समायोजन कर सकते हैं, लेकिन मॉडल कानून का पालन करना यहाँ पे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। Many a times we all think, who am I? Why am I doing whatever I am doing? Why do I feel attracted towards others? Why do I feel very aggressive in certain instances? Why certain people or certain type of acts, they repel me? Why is it that I always search for certain things which look very, very ambiguous? These are the things, these are the questions that all of us experience, all human beings. And you would realize that many a times certain domains of knowledge, especially within social sciences and all sciences at large, when you look at it from a philosophical point of view, they would try to give you the answers to these questions. Now, one of the branches of understanding which helps you understand things much better, which also helps you understand not only what is visibly present before you, what is glaringly apparent to you, rather which also tells you what is not visible at all, what goes within. Okay. And this is the subject knowledge, what is called as psychology. It is not only that it helps you understand the manifested behavior, the overt behavior, how you talk, how you speak, how you say it, how you interact, how you respond, not only that, but also what goes within, what makes you do this, what makes you think this way, what makes you act that way. Why is it that certain things you appreciate, certain things you feel attracted towards, and why is it that many a times in certain type of situations you feel you should completely go out of it, you should not get anyway involved into it, the repulsion. Why is it that certain acts, although you do not appreciate, still you get involved into it? Then you reinterpret your own behavior and you start giving birth to certain type of experiences, shame, guilt, pleasure, appreciation. You see world in a particular way, you analyze it in a particular way, you derive emotion out of it, feeling out of it, and the mix of what you perceived along with what you experience, it makes you act in a particular way, respond in a particular way. Your response is received by somebody else, and then the other person also responds in that situation. Now, there are situations where several people interact simultaneously. The situation remains constant,
and different people interact at the same time, you realize that your identity gets lost. You are not an individual, you act what is called as group behavior. You realize that you do not have an explanation for either favoring somebody or completely being unfavorable to the other person. You later on realize that it was a favorable or an unfavorable attitude towards that individual. You realize that you repeat certain form of behavior. Why? You do not know. People tell you that such type of repetitions are not normal. Human beings largely do not do that. And then you realize that okay, this is a particular pattern of a behavior for which I require the help of a specialist. The specialist tells me that this pattern of behavior is given a particular taxonomy, a particular nomenclature, which is either some aberration in the normal behavior, it is a neurotic form of a behavior, psychotic form of a behavior, it could be a psychosomatic response. And psychology, it covers all of this. So, if you want to understand yourself, if you want to understand others, this is the subject which helps you achieve that target. It is behavioral sciences that makes you understand human beings, human responses, human existence in complete totality.